बल्कि एक अमेरिका के बहुत माने जाने स्ट्रेटेजिस्ट हैं फ्रैंक हॉफमैन ने लिखा है कि अब तो पाकिस्तान भारत के साथ जो लड़ाई लड़ रहा है आतंकवाद की, वह सीधी लड़ाई नहीं है, बल्कि मल्टी डायमेंशनल वार पाकिस्तान भारत के साथ लड़ रहा है, उन्होंने कहा है। और उस वार का नाम उन्होंने हाइब्रिड वार दिया है। हाइब्रिड वार की बात उन्होंने इसलिए कही है कि ड्रग्स के स्मगलिंग के माध्यम से भी इस आतंकवाद में मदद ली जा रही है, पाक स्पॉन्सर्ड आतंकवादियों के लिए फेक करेंसी के द्वारा, इंटरनेट के द्वारा, और साथ ही साथ कम्युनल हेट पैदा करके इंटरनेट वगैरह सोशल मीडिया के माध्यम से किस तरीके से कम्युनल हेट, सांप्रदायिक नफरत पैदा करने की कोशिश की जा रही है। इन सब सारी चीजों की चर्चा की है। इसलिए कहा है कि पाकिस्तान केवल आतंकवादियों के माध्यम से भारत से सीधी लड़ाई नहीं लड़ रहा है, बल्कि वह हाइब्रिड वार लड़ रहा है। लेकिन इससे, इस संकट से देश को निजात दिलाने के लिए सरकार के पास जो स्ट्रांग विल पावर चाहिए, वह बहनों भाइयों, वह विल पावर इस सरकार के पास नहीं है। मैं याद दिलाना चाहता हूं, आपको जानकारी होगी कि जिस समय अमेरिका पर आतंकवादी हमला हुआ था, उस समय अमेरिका के राष्ट्रपति मिस्टर ओबामा ने कहा था, वी विल सर्च यू एंड फिनिश यू। और देखा आपने कि ओसामा बिन लादेन को किस तरीके से अमेरिका ने मार गिराने में सफलता प्राप्त की है। यदि इजराइल पर आतंकी हमले होते हैं तो वहां का प्रधानमंत्री कहता है कि वी विल हंट यू डाउन, वी विल एनिहिलेट यू, हम आपको मार गिराएंगे, हम आपको पूरी तरह से समाप्त कर देंगे। यह इजराइल का प्रधानमंत्री कहता है जब उनके ऊपर आतंकवादी हमले होते हैं। और हमारे ऊपर यदि हमले होते हैं तो हम क्या कहते हैं कि वी विल नॉट प्ले क्रिकेट, हम क्रिकेट नहीं खेलेंगे। और हम कहते हैं कि अब की तो मारा, लेकिन यदि अब की मारोगे तो फिर हम देख लेंगे। अजीबोगरीब हालत हमारे देश की हो गई है। कैसे इस सुरक्षा के संकट से हम देश को निजात दिला सकते हैं? कांग्रेस नेतृत्व की यूपीए सरकार के रहते बहनों भाइयों, यह किसी भी सूरत में संभव नहीं है। चाइना, पाक और चाइना के बीच ऑल वेदर फ्रेंडशिप बढ़ रही है। हम सभी अच्छी तरह जानते हैं, पाक के ग्वादर डीप नेवल बेस की ऑपरेशनल राइट भी चाइना को पाकिस्तान ने अभी देने का जो है फैसला किया है। पाक चाइना के बीच एक काराकोरम नेशनल हाईवे बना है, जिसके माध्यम से 11,000 सैनिकों को पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में पहुंचाने का काम किया है चाइना ने। और वहां पर कई प्रोजेक्ट्स ऐसे हैं जिस पर कि पाकिस्तान और चाइना के बीच साझा काम वहां पर चल रहा है, और इसी हाईवे के माध्यम से वह पहुंचे हैं। और इतना ही नहीं, ब्रह्मपुत्र जो लाइफ लाइन है, ब्रह्मपुत्र रिवर, और हमारे नॉर्थ ईस्ट के लिए तो विशेष रूप से लाइफ लाइन है यह ब्रह्मपुत्र रिवर। आज के 5 साल पहले प्रधानमंत्री जी को पत्र लिखकर मैंने कहा था कि प्रधानमंत्री जी, ब्रह्मपुत्र रिवर का पानी यह जिंदगी है नॉर्थ ईस्ट की। ब्रह्मपुत्र रिवर पर किसी भी सूरत में आप डैम मत बनने दीजिए, क्योंकि मुझे जानकारी प्राप्त हुई है कि चीन डैम बना रहा है। तो उस समय प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि राजनाथ जी, एकदम बिल्कुल जो खबरें आ रही हैं वह गलत हैं, ऐसा कुछ नहीं है। अब जाकर इस सरकार ने यह स्वीकार कर लिया है कि नहीं, कुछ डैम ब्रह्मपुत्र नदी पर चाइना बना चुका है, लेकिन उसके कारण भारत को किसी भी प्रकार का कोई खतरा नहीं है। बहनों भाइयों, खतरा किस प्रकार का है, जानकारी यदि किसी को करनी हो तो जाकर नॉर्थ ईस्ट के लोगों से पूछ सकता है। नॉर्थ ईस्ट हमारा सूख जाएगा, नॉर्थ ईस्ट हमारा तबाह हो जाएगा। और साथ ही साथ इस सच्चाई को भी हम जानते हैं कि जब कभी भी कोई नदी 2 अथवा 3 देशों से होकर बहती है, किसी भी प्रकार के डैम का यदि कंस्ट्रक्शन यदि कराना होता है, तो तीनों देशों में अथवा 2 देशों के बीच यदि वह रिवर यदि बहती है, तो 2 देशों के बीच आपसी सहमत के बाद ही वह किसी प्रकार का कोई कंस्ट्रक्शन डैम का अथवा अन्य कोई कंस्ट्रक्शन करा सकता है। लेकिन मनमाने तरीके से चाइना ने डैम बनवाना वहां पर प्रारंभ कर दिया है। हमारा कहना है कि भारत सरकार को अपने डिप्लोमेटिक स्किल का परिचय देते हुए, अपनी कूटनीतिक कुशलता का परिचय देते हुए चाइना को भी राजी करना चाहिए। बांग्लादेश तो राजी हो जाएगा, चाइना, बांग्लादेश और भारत के बीच एक ट्रीपार्टाइट इंटरनेशनल वाटर ट्रीटी हो, यह कोशिश भारत के द्वारा की जानी चाहिए। त्रिपक्षीय
वाटर ट्रीटी, अंतर्राष्ट्रीय जल समझौता इन तीनों देशों के बीच होना चाहिए। यह पहल यदि किसी के द्वारा की जानी चाहिए तो हमारी सरकार के द्वारा की जानी चाहिए। वैसे तो चाइना स्ट्रेटेजिक इंसर्किलमेंट, रणनीतिक दृष्टि से हमारी घेराबंदी काफी हद तक कर चुका है, लेकिन अब भी हम मौनी बाबा बने हुए हैं। अपनी हमारी जितनी मजबूत तैयारी चाहिए वो तैयारी भी अपनी हम नहीं कर पा रहे हैं। चाइना की हालत यह है, श्रीलंका के बारे में, वो हमारा पड़ोसी देश है, उसके साथ हमारे सांस्कृतिक संबंध भी हैं। इस संबंध को और भी हम गहरा करना चाहते हैं और भी रिश्ते को बेहतर हम करना चाहते हैं। लेकिन मैं यह मानता हूं कि यदि आज रिश्ते बेहतर नहीं है तो हमारी इस गवर्नमेंट का डिप्लोमेटिक फेल्योर है, इस कारण हमारे रिश्ते गहरे नहीं हैं। और श्रीलंका में किस तरीके से पाक स्ट्रेट है, पाल्क स्ट्रेट, वहां पर हमारे यहां के मछुआरों को, जो फिशरमैन हैं भारत के रहने वाले, उनको किस तरीके से प्रताड़ित किया जा रहा है, इस सरकार को जानकारी है। लेकिन अपनी तरफ से पहल करके जो श्रीलंका की सरकार से बात करनी चाहिए, वह आज तक मैं समझता हूं कोई सार्थक बात यह हमारी सरकार अभी तक नहीं कर पाई है। तमिल ओरिजिन के लोग हमारे श्रीलंका में रहते हैं, आज भी उनका रिश्ता भारत के साथ जुड़ा हुआ है, वह संकट में है। मैं प्रधानमंत्री जी से यह जानना चाहता हूं, श्रीलंका के राष्ट्रपति महोदय आए थे, मैं समझता हूं कि हमारे जो तमिल ओरिजिन के नागरिक इस समय श्रीलंका में हैं, उनकी सुरक्षा के लिए, उनकी संरक्षा के लिए और साथ ही साथ पावर डिवोल्यूशन के लिए, क्योंकि श्रीलंका ने यह कमिट किया था कि हम श्रीलंका के संविधान में परिवर्तन करेंगे और संविधान में परिवर्तन करके हम पूरे राजनैतिक जो अधिकार बनता है तमिल मूल के लोगों का, वह भी हम उपलब्ध कराएंगे। यानी पावर डिवोल्यूशन की बात यह श्रीलंका के राष्ट्रपति ने कही थी। तो मैं प्रधानमंत्री से जानना चाहता हूं कि वह आए थे, उनसे क्या बातचीत हुई है। केवल मैं ही नहीं जानना चाहता, यह देश भी जानना चाहता है। बांग्लादेश के बारे में बहनों भाइयों, एक मामला इस समय चल रहा है तीस्ता जल बंटवारे का। तीस्ता जल बंटवारे के संबंध में भी आपको जानकारी है, यह बातचीत चल रही है। लेकिन जल बंटवारे के साथ साथ इनक्लेव्स कुछ हैं, इनक्लेव्स, उन इनक्लेव्स का भी आदान प्रदान करना होगा। कुछ इनक्लेव्स बांग्लादेश हमको देगा, कुछ इनक्लेव्स भारत बांग्लादेश को देगा, लेकिन 13,000 इनक्लेव्स भारत को देना पड़ेगा बांग्लादेश को, जबकि बांग्लादेश केवल 3,000 इनक्लेव वह भारत को देगा। तो मैं यह भारत सरकार से यह कहना चाहता हूं कि आपके पास क्या योजना है, आपकी क्या स्ट्रेटजी है, कैसे आप समझौता करना चाहते हैं। और मैं यह मानता हूं कि आपको यह प्रयत्न यह करना चाहिए कि समझौता जो बराबर किसी के साथ होता है वह बराबरी के स्तर पर होता है। यदि 10,000 एकड़ यानी 13,000 मैं दे रहा हूं, भारत दे रहा है, 3,000 एकड़ वह दे रहे हैं, तो 10,000 का जो गैप है, इस गैप को पूरा करने की आपकी क्या योजना है, कैसे करेंगे, इसका भी उत्तर यह देश आपसे चाहता है। बहनों भाइयों, यदि हम अंतर्राष्ट्रीय जगत में भारत की उपस्थिति एक महाशक्ति के रूप में कराना चाहते हैं तो पहले भारत को आर्थिक महाशक्ति बनाना होगा। साथ ही अपने आर्थिक नीति से कूटनीति और विदेश नीति का, इन सभी तीनों का आपस में हमको तारतम्य भी बैठाना होगा, तभी जाकर हम भारत को एक विश्व की महाशक्ति के रूप में स्थापित कर सकते हैं। आज का जो युग है केवल स्ट्रेटेजिक डिप्लोमेसी का ही नहीं है, आज का युग इकोनॉमिक डिप्लोमेसी का भी है। भारत सरकार को स्ट्रेटेजिक डिप्लोमेसी के साथ साथ इकोनॉमिक डिप्लोमेसी का भी रास्ता अख्तियार करना पड़ेगा, तभी जाकर भारत विश्व की महाशक्ति बन सकता है। और विदेश नीति के बारे में जहां तक भारतीय जनता पार्टी का प्रश्न है, हमारे कई ऐसे नए डायमेंशंस हैं, कई नए आयाम हैं। जिस समय हमारी सरकार बनेगी तो हम ये करके निश्चित रूप से दिखाएंगे। अब तक तो हमारा जो नजरिया पूरी तरह से एकांगी था, केवल पश्चिम की ओर हम देख रहे थे कि पश्चिम में क्या हो रहा है, पश्चिम में कैसे डेवलपमेंट हो रहा है, अमेरिका की फॉरेन पॉलिसी क्या है, इकोनॉमिक पॉलिसी क्या है, यूरोपियन कंट्रीज की फॉरेन पॉलिसी और इकोनॉमिक पॉलिसी क्या है। केवल हमारी नजर इस पर थी, वहां के डेवलपमेंट के बारे में हम बहुत चिंता करते थे। चीन जापान के अतिरिक्त मैं समझता हूं कि हमको अब पूरब की ओर, ईस्ट की ओर भी देखने की आवश्यकता है।
क्योंकि चीन जापान के अतिरिक्त चाहे कोरिया हो, बर्मा हो, इंडोनेशिया हो, थाईलैंड हो, वियतनाम हो, चाहे लाओस हो, चाहे सिंगापुर हो, मलेशिया हो, जावा हो, सुमात्रा हो, आज के साथ भी हमारा केवल भौगोलिक और राजनीतिक रिश्ता ही नहीं है, बल्कि उनके साथ हमारा एक सांस्कृतिक रिश्ता भी है। इस यथार्थ को हमको समझना चाहिए। उनके साथ हम कल्चरल ब्रदरहुड, एक सांस्कृतिक भाईचारे का रिश्ता कैसे स्थापित कर सकते हैं, इस दृष्टि से भी सरकार को पहल करने की और विचार करने की आवश्यकता है। इसीलिए हमारी सरकार ने लुक ईस्ट पॉलिसी की चर्चा की थी जब अटल जी की सरकार थी। हम पूरब के लोगों के साथ भी, चीन के साथ हमारे बेहतर रिश्ते हों, हमारे बेहतर रिश्ते पाकिस्तान के साथ हों, सबके साथ हों, लेकिन साथ ही साथ हमारे ईस्ट के जिन देशों की हमने चर्चा की है उनके साथ भी हमारे रिश्ते बेहतर होने चाहिए। यह अपनी कूटनीतिक कुशलता का परिचय देकर सरकार को करने का प्रयत्न करना चाहिए। मैं इकोनॉमिक मिसमैनेजमेंट, आर्थिक कुप्रबंधन की बहुत विस्तार में जाकर चर्चा नहीं करूंगा, लेकिन आज जो भी संकट है, चाहे वो महंगाई का संकट हो, यह महंगाई का संकट यदि है, लगातार रेट ऑफ इन्फ्लेशन, महंगाई जो बढ़ती चली जा रही है, यह सरकार कभी बहाना करती है ग्लोबल रिसेशन है, इस कारण महंगाई बढ़ रही है, कभी यह सरकार कुछ और बहाने करती है, इन कारणों से महंगाई बढ़ रही है। लेकिन बहनों भाइयों, दो टूक शब्दों में मैं कहना चाहूंगा कि ये महंगाई इस देश में बढ़ रही है, इस गवर्नमेंट की रॉन्ग इकोनॉमिक पॉलिसी के कारण बढ़ रही है, इस गवर्नमेंट की रॉन्ग इकोनॉमिक प्लानिंग के कारण बढ़ रही है। और सबसे बड़ा कारण यदि कोई है तो भ्रष्टाचार है, जिसके कारण इस देश में महंगाई बढ़ रही है। महंगाई जो बढ़ रही है, हिंदुस्तान की जनता की बदकिस्मती से महंगाई नहीं बढ़ रही है, बल्कि इनकी गलत नीतियों के कारण महंगाई बढ़ती जा रही है। हमारे देश की अर्थव्यवस्था की साख अंतरराष्ट्रीय जगत में तेजी के साथ गिरी है। हमने सोचा था कि इस बार यह सरकार जो बजट पेश कर रही है, बजट पेश करने के बाद थोड़ा बहुत हमारे देश की अर्थव्यवस्था की साख अंतरराष्ट्रीय जगत में बढ़ेगी और हमारे देशवासियों का भी भरोसा हमारे देश की अर्थव्यवस्था के प्रति बढ़ेगा। लेकिन ऐसा कुछ इस बार के बजट में हमको देखने को नहीं मिला है। रुपये की कीमत लगातार तेजी के साथ घट रही है डॉलर के मुकाबले में, और हम जानते हैं कि जब रुपये की कीमत जब गिरने लगती है तो फॉरेनर इन्वेस्टर्स, विदेशी निवेशक, वो जहां रुपये की कीमत, जहां जिस देश की करेंसी गिरती है उसकी तरफ तेजी के साथ दौड़ते हैं। लेकिन फॉरेन इन्वेस्टर भी हमारे यहां नहीं आ रहे हैं। डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स की बात छोड़िए, डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स भी यहां पर इन्वेस्ट नहीं करना चाहते हैं। यानी हमारे देश की इकोनॉमी की जो क्रेडिबिलिटी है उसको सचमुच स्केल डाउन करने का काम यदि किसी ने किया है तो हमारी कांग्रेस लेड यूपीए गवर्नमेंट ने किया है। मैं याद दिलाना चाहता हूं कि जब हम लोगों की सरकार थी तो लोग ये कहा करते थे कि इट वॉज एन एरा ऑफ इंडियन सक्सेस स्टोरी, इट वॉज एन एरा ऑफ इंडियन सक्सेस स्टोरी। लेकिन यूपीए के रिज्म में अब लोग कहते हैं द एरा ऑफ इंडियन सक्सेस स्टोरी इज नाउ ओवर। उस समय कहा जाता था कि सफलता का युग है, और अब यूपीए के शासनकाल में लोग कहते हैं कि भारत की सफलता की कहानी का युग अब समाप्त हो चुका है। ऐसी हमारी साख गिरी है। महंगाई के बारे में ज्यादा चर्चा नहीं करूंगा। कितनी बार महंगाई बढ़ी है 9 वर्षों में इस कांग्रेस की हुकूमत में, 29 बार। 120% पेट्रोल की कीमत बढ़ गई है। डीजल की प्राइसेस को, पेट्रोल की प्राइसेस को इस सरकार ने डीरेगुलेट कर दिया है। हर महीने महंगाई, पेट्रोल और डीजल महंगा हो रहा है। इन सब सारी चीजों से हम सभी अच्छी तरह वाकिफ हैं। लेकिन यह सरकार कहती है कि अपनी देश की अर्थव्यवस्था को यदि हम मजबूत करना चाहते हैं, अंतरराष्ट्रीय जगत में अपने देश की इकोनॉमी की क्रेडिबिलिटी को हम स्टेब्लिश करना चाहते हैं, तो भारत के पास इतना धन नहीं है कि हम उसकी साख, देश की अर्थव्यवस्था की साख को स्थापित कर सकें। इसलिए सरकार ने कहा है कि हम विदेशों से पैसा लाएंगे, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करेंगे। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करना है, इंफ्रास्ट्रक्चर के सेक्टर में करो, अन्य सेक्टर्स हैं उसमें करो। भारतीय जनता पार्टी को कोई बहुत आपत्ति नहीं होगी, लेकिन रिटेल ट्रेड में किसी भी सूरत में विदेशी पूंजी निवेश की हम इजाजत नहीं देंगे। यह भारतीय जनता पार्टी का संकल्प है।